दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया के बारे में। आयोनिक इक्विलिब्रिया जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू या फिर सीयूसीटी या फिर जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंसेस होते हैं फॉर एमएससी केमिस्ट्री, उसके लिए जो है बहुत अच्छा चैप्टर होता है। बिकॉज बहुत छोटा चैप्टर होता है एंड इससे जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपसे इससे रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना, बिकॉज इससे जो आपको पीएच कैलकुलेशन के मेनली क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो है कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, बिकॉज जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, आयनिक इक्विलिब्रिया में जो हम उन टॉपिक्स के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे जिनसे जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें जो आपको समझने की ज़रूरत है। केमिकल इक्विलिब्रिया हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप जाके उसे चेक कर लेना हमारे प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एन एसिड। अब देखो अगर किसी एसिड के लिए जो है अगर आपको नॉर्मली पीएच निकालना तो आप कैसे निकालोगे। अगर मान लो कि एक दिया हुआ है H1 जो है आपको एक एसिड दिया हुआ है, तो उसे जब आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक कैसे होगा, आपका ब्रेक होगा H+ एंड A- के फॉर्म में। तो इस केसेस के लिए जो आप पीएच कैलकुलेट करोगे तो पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो आपको ये जो होता है ना पीएच क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था कि वो होता है माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो ये चीज़ को ध्यान देना। अब अगर मान लो यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है, देखो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड का केस था। ये जो था आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड का केस था जिसमें जो आपका कंप्लीट डेसोसिएशन हो गया। ओके, हमने कह लिया कि ये कंप्लीट डेसोसिएशन हो गया। लाइक जो है आपका H2SO4, ओके, या फिर HCl हो गया। ये सभी जो एसिड होते हैं ये कंप्लीट डेसोसिएशन देते हैं। लेकिन अगर आप मान लो कि आपको हमने दे दिया CH3COOH दे दिया, अब इस केस में इसके लिए आपको बोलूँ मैं कि पीएच कैलकुलेट करो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपका एक वीक एसिड है, तो ये कैसे ब्रेक करेगा, HA जो है आपका H+ एंड A- ब्रेक करेगा। अब बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे कंप्लीट डेसोसिएशन नहीं होता है तो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियली जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन जो होगा आपका ए होगा। बिकॉज मैंने मान लिया कि एच ए का कंसंट्रेशन जो है ए था। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो गया ना, H+ का उस टाइम पे जो है आपका 0 एंड 0 रह गया। और टाइम टी पे क्या हो गया ना, रिएक्शन समथिंग प्रोसीड हुआ एंड ए में से जो है कुछ A- X जो है डेसोसिएट हो गया एंड जितना डेसोसिएट हुआ उतना जो है आपका राइट साइड में फॉर्म हो गया। अब इस केस के लिए अगर आपको नॉर्मली पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो आप पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, तो H+ का कंसंट्रेशन यानी जो है आपको AX दिया हुआ होगा, यही जो होगा इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा। देखो कभी कभार क्या होता है ना कि ईयर ए जो होता है ना, कभी कभार आप मोल्स को रिप्रेजेंट कर देते हो। ओके, कभी मोल्स को रिप्रेजेंट करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप लेते हो तो जब आपको कंसंट्रेशन फाइंड करना हो तो लास्ट में जो आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। लेकिन शुरू में जब आप कंसंट्रेशन लोगे तो कंसंट्रेशन केसेस में जो है आपको अलग यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगी। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। H+ का कंसंट्रेशन हमने मान लिया यहाँ पे A × X हो गया एंड A × X हो गया। तो इस केस के लिए जब आप पीएच फाइंड करोगे तो आप पीएच फाइंड करो तो आप पीएच इक्वल क्या आ जाएगा, देखो पीएच इक्वल टू आ जाएगा आपका उसी केस में कि H+ का कंसंट्रेशन आप फाइंड कर लिया AX, तो यहाँ पे H+ के कंसंट्रेशन पे AX पुट कर देना, X की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लोगे। अब हम बात करने वाले हैं बेस के लिए। तो यहाँ पे देखो बेस के लिए अगर हम यहाँ पे फाइंड करें किस तरीके से हम पीएच फाइंड कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लेते हैं यहाँ पे, ओके, अगर हम जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो BOH कैसे ब्रेक करेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले B+ एंड OH- की तरफ ब्रेक यहाँ पे जो है ब्रेक करेगा। अब जब नॉर्मली ब्रेक करेगा ना, यहाँ पे जब जो है BOH जो है नॉर्मली जब स्ट्रॉन्ग केसेस में होगा तो ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ पे जो है OH- का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो है आप फाइंड कर सकते हो OH- का कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। जब OH- का कंसंट्रेशन आप यहाँ पे जो है इजीली फाइंड कर लोगे तो इससे जो आप POH कैलकुलेट कर सकते हो एंड POH इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जो है आपका यहाँ पे OH- का कंसंट्रेशन। अब जब OH निकल गया तो अब यहाँ से आप पीएच कैसे निकालोगे, तो देखो ये पीओएच निकाल लिया आपने, तो एक यहाँ रिलेशन याद रखना, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻, जो होता है आपका 10⁻, जो होता है क्या होता है आपका, सॉरी पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है, ये होता होगा। अब यहाँ पे पीओएच फाइंड कर ले तो इससे आप पीएच फाइंड कर लेना 14 माइनस समथिंग करके। तो ये चीज़ याद देना, पीएच फाइंड करना है या फिर पीओएच फाइंड करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट केसेस क्या है कि जब हमने यहाँ पे वीक बेस ले लिया तो वो ब्रेक कैसे करेगा, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक करेगा एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन होगा। तो इस केस में अगर आप चेक करो तो शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन ए दिया हुआ है एंड यहाँ पे इनिशियली जो है ये दोनों जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो पे, और टी इज इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा, ये A- AX ब्रेक कर जाएगा एंड AX जो है फॉर्म कर जाएगा।
तो इस केस में OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे AX जो है आपका इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, इस केस में जो है आप माइनस लॉग इंटू AX इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब कभी कभार जो है आपको Ka की वैल्यू दी हुई होती है एंड उस केसेस में जो है आपको A की वैल्यू फाइंड करना होता है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है किसी रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ आप देखो समझने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू क्या होता है ना, जो डिग्री ऑफ जो है यहाँ पे आप डिसोसिएशन फाइंड करते हो, ओके जो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करते हो उसके लिए जो Ka होता है ना, ये होता है आपका C अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा जो रिप्रेजेंट करता है ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना, ये रिलेशन को कभी कभार जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन अल्फा बीच में जो है रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू जो होगा आपका रूट Ka बाय जो है C फॉर्म हो जाएगा, ओके। तो इस रिलेशन को जो है आप यहाँ पे याद रखना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले एक यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर दिया हुआ है, मान लो कि HClO4 दिया हुआ है, HBr दिया हुआ है, H2SO4 HCl एंड HNO3 दिया हुआ है। तो इसमें से जो है सबसे ज़्यादा एसिडी कौन सा होगा, तो ये एक ट्रेंड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, आपको एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो HClO4 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, देन HBr होता है, देन H2SO4 होता है, देन HCl, देन HNO3 होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो HNO3 होता है ना सबसे यहाँ पे जो है लीस्ट एसिडिक होता है एंड इन सभी केसेस के लिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब बात करने वाले हम लेवलिंग इफेक्ट के बारे में। तो देखो लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है इसे समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो लेवलिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, लेवल करना। अब लेवल करने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो भी लिटरेचर है उस पर ध्यान मत देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि एक हमें जो है एसिड दिया हुआ है CH3 एंड यहाँ पे COOH दिया हुआ है एंड एक एसिड दिया हुआ है H2SO4, दो एसिड हमें इस तरीके से दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप नॉर्मली कंडीशन बोलोगे कि ये H2SO4 जो होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड H2SO4 जो है एक आपका वीक एसिड होता है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में मैं क्या कर देता हूँ, दोनों ही को मैं जो है यहाँ पे NaO यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है ओके लिक्विड NH3 में डाल दिया मैंने, ओके। अब लिक्विड NH3 जो होता है NaNH2 ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है, जब आप H2SO4 एंड CH3COH को जो है दोनों ही जो आपका यहाँ पे वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जो है आप जब स्ट्रॉन्ग बेस में जब आप दे देते हो ना, तो उस केसेस में क्या होता है ना कि ये दोनों जो है H+ देते हैं नॉर्मली जो है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पहले क्लियर करता हूँ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आप कैसे डिफर करते हो। जो H2SO4 होता है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए है बिकॉज ये H+ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट देता है एंड CH3COH जो है आपका एक वीक एसिड है बिकॉज ये H+ को जो है बहुत स्लोली देता है। बट लिक्विड अमोनिया में जब इसे डालोगे तो दोनों की जो H+ देने की जो टेंडेंसी होगी वो लगभग इक्वल हो जाती है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेसेस जो होते हैं ना वो स्पीड अप कर देते हैं H+ की जो है आपका यहाँ पे प्रोटॉन को देने का जो स्पीड होता है ना उसे स्पीड कर देते हैं लेवलिंग इफेक्ट के टाइम पे। तो इस केस में क्या होता है कि आप CH3COH एंड यहाँ पे H2SO4 बोथ को जो है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा जो है इन दोनों में से जो है आपका स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा जो है आपका वीक एसिड है। तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान देना, ये आपका होता है लेवलिंग इफेक्ट है। अब लेवलिंग इफेक्ट के लिए जो है आपका मेनली यूज किया जाता है, यहाँ पे देखो क्या है, अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये जो होता है ना टेंडेंसी टू H+ से जो है स्ट्रॉन्गली बिकम NH4+ हो जाता है। मतलब अमोनिया के केसेस में जो होता है ना लिक्विड NH3 के केसेस में जो है आपका CH3COOH जो होता है ना एंड NH3 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह जो है आपका एक्ट करने लगता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ऐड करने लग गया। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इवन जो होता है ना जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया यहाँ पे HNO3 होता है, ओके। HNO3 तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इस केस में, लेकिन HNO3 भी जो है आपका एक वीक एसिड की तरह ऐड करने लगता है जब आप जो है उसे HF में दे देते हो, ओके। जब इसे आप HF में दे दोगे ना तो ये आपका वीक एसिड की तरह जो है एक्ट करने लगता है, ओके। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना बिकॉज ये ऐसा होता है इसीलिए बिकॉज ऑफ जो है आपका लेवलिंग इफेक्ट। तो ये इफेक्ट को याद रखना। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में, ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। तो देखो आयनिक प्रोडक्ट जो है क्या कहता है, नॉर्मली अगर आप देखोगे H2O जो होता है अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो H+ एंड OH- में जो है आप इसे ब्रेक करोगे तो इस केसेस में क्या होता है ना की का जो वैल्यू होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का इक्वल होता है। अब मैं क्या करता हूँ वाटर के कंसंट्रेशन को इधर जाके मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी K इंटू वाटर का कंसंट्रेशन को ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बिकम हो जाता है आपका KW। अब देखो जो KW होता है ना वो आपका इक्वल होता है H+ एंड OH- कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या है
कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन होता है इंटू OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है आपका 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे आप देखोगे H प्लस इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन जो 10⁻⁻14, तो कभी कभार क्या होता है एग्जामिनेशंस में आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन देता है एंड यहाँ पे जो है H प्लस का कंसंट्रेशन आपको पूछा जाता है, तो आप डायरेक्टली जो है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट जो है पीएच पीओएच का जो है आप फॉर्मूला लगाए। अब यहाँ पे ऑल्सो आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पीएच प्लस जो पीओएच होता है ना वो आपका इक्वल टू 14 होता है एंड जो H प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है ना, H प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन एक्चुअल जो वैल्यू होता है ना, हमने तो यहाँ पे बता दिया आपको कि 10⁻⁻14 होता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन H प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जो है आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे दिया हुआ है KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो H प्लस एंड OH माइनस जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो H प्लस का जो है कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू KW हो जाएगा। अब H प्लस का कंसंट्रेशन निकाला तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा KW, तो वही हमने यहाँ पे जो है रूट में जो है KW लिखा हुआ है। अब जो रूट ऑफ KW का जो वैल्यू होता है ना वो होता है आपका 1.04 इंटू 10⁻⁻14 के इक्वल होता है, तो इस वैल्यू को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बात करने वाले, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है इसके बारे में ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि हमारा एक यहाँ पे वीक बेस दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग बेस इन वीक बेसिस केसेस में क्या है ना कि वीक बेस ब्रेक करेगा NH4 प्लस OH माइनस में एंड NaOH ब्रेक करेगा Na प्लस एंड OH माइनस के केसेस में। अब इस केसेस में जो है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन जो है आपका यहाँ पे OH माइनस होगा ना, जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा ना वो यहाँ पे जो है NH4OH का जो है सप्रेस्ड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि दो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको NH4OH एंड यहाँ पे जो है NaOH दिए हुए हैं, तो बोथ केसेस में जो है आपको यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन जब आप POH कैलकुलेट करोगे या फिर OH माइनस का जब आप कंसंट्रेशन यहाँ पे नोट करोगे ना तो यहाँ पे NH4OH का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे वेनिश हो जाता है। मतलब जो है यहाँ पे ये जो NaOH का जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है ये OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है इस OH माइनस का कंसंट्रेशन को जो है सप्रेस्ड कर देता है एंड इसीलिए जो है यहाँ पे इसका वैल्यू जो है आपको सिर्फ मिलता है। यही होता है आपका कॉमन आयन इफेक्ट एंड इस केसेस में जो है अगर आप H प्लस फाइंड करोगे तो इसका वैल्यू होता है ना Ka इंटू एसिड बाय सॉल्ट होता है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब बात करने वाले हम यहाँ पे बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो बफर क्या होता है ना, बफर मेनली होता है रेजिस्ट इन पीएच ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस विद वॉल्यूम जो है 10% ऑफ इनिशियल। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है बफर सॉल्यूशन, ओके बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, बफर सॉल्यूशन मेनली क्या होता है यहाँ पे जो एसिड एंड उसका जो है वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट होता है, इस तरीके से होता है एंड वीक बेस एंड उसका सॉल्ट होता है, इस तरीके से बफर सॉल्यूशन होता है। तो जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ना, जो बफर सॉल्यूशन होते हैं उसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है आप एसिड ऐड करोगे या फिर बेस ऐड करोगे ना, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड करोगे अप टू जो है 10% इतना ऐड करोगे ना, तो ये पीएच को जो है चेंज होने से जो है रेजिस्ट कर सकते हैं। मतलब पीएच को चेंज होने नहीं देंगे, ऐसे सॉल्यूशन को जो है बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, बफर सॉल्यूशन कहते हैं ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशंस को, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभार जो है आपको pKa की वैल्यू दी हुई होती है एंड आपको यहाँ पे जो है pH कैलकुलेट करवा देता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आता है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सोल्ड बाय एसिड होता है एंड POH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सोल्ड बाय जो होता है आपका बेस होता है, ये याद रखना। अब यहाँ पे बफर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। तो याद रखना यहाँ पे बफर कैपेसिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड, मतलब कितना मोल्स जो है आपने एसिड और बेस जो है ऐड किया है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे कितने मोल्स एसिड किए हैं एंड मतलब कितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस जो है ऐड किए हैं एंड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो देखो हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपको इस बार जो है आपको SCU में क्वेश्चन पूछा गया था एंड आपको जो है DU BHU एंड CUCET में जो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में जो है मेनली आपको क्या होता है ना कि स्ट्रॉन्ग जो है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, देन स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक बेस का, इस तरीके से जो है 4 तरीके से जो है आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड जो है एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान देना। सबसे पहला क्या है ना, जो आप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो चूंकि जो है आपका ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपका जो है कंप्लीटली
ओके ये आपका कंप्लीटली जो है डिसोसिएट कर जाते हैं। एंड इस केसेस में जो आप डायरेक्टली पीएच एंड पीओएच जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इससे आप H प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे वीक एसिड एंड यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वीक एसिड लिए हुए हैं एंड यहाँ पे हमने जो है स्ट्रॉन्ग बेस लिए हुए हैं। तो इस केसेस में जो आप पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो यहाँ पे जो है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में जो KH होता है, ओके जो KH की वैल्यू होती है यहाँ पे जो KW बाय जो है आपका यहाँ पे KA के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला को याद रखना। KH मतलब यहाँ पे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बात करें, जैसे आपने KA फाइंड किया था उस तरीके से जो है आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो इस केसेस में जो KH की जो वैल्यू होती है ना वो आपका C अल्फा स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, अल्फा की वैल्यू होती है आपकी रूट ऑफ KH बाय C के इक्वल होता है। एंड यहाँ पे जो है अल्फा रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ जो है हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे KH होता है आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, याद रखना ये आपका होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो मेनली इस केसेस में जो है आपको पीएच का फॉर्मूला याद रखना है। देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 1/2 PKW ओके प्लस लॉग ए, यहाँ पे प्लस लॉग PKA का इक्वल होता है। तो इस चीज़ को याद रखना यहाँ पे। ओके पीएच इज इक्वल टू जो आपका ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस केसेस में जो है आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज फॉर्मूला पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो पीएच का होता है वैल्यू 1/2 इंटू होल, यहाँ पे देखो होल इंटू PKW प्लस लॉग C माइनस यहाँ पे PKB के इक्वल होता है। ओके ये आपका होता है फॉर्मूला वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वीक एसिड एंड जो है आपका वीक बेस के लिए दिया हुआ है। तो इस केसेस में क्या होता है, जब आप दोनों ही वीक ले लोगे ना तो इसमें लॉग ए का जो है कंसंट्रेशन नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू 1/2 इंटू PKW प्लस PKA माइनस जो है PKB होता है। ओके ये चीज़ को ध्यान देना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, देखो मैं आपको लास्ट समझाता हूँ कि जो एसिड का यहाँ पे आप लेते हो PKA जो लेते हो ना, तो एसिड का जो PKA लेते हो ना, तो इस केसेस में क्या होता है ना, आप कभी भी जो है ये वाला वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं लेते हो। जैसे कि आप इस फॉर्म में देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव लिया हुआ है आपने एंड यहाँ पे अपवर्ड में भी जो है यहाँ पे आपने जहाँ पे PKA लिया हुआ है ना वहाँ पे देखो सारे पॉजिटिव में है। जैसे कि यहाँ पे भी जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे पॉजिटिव में ही है, ये आपको ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको इन तीनों फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे जब आप वीक वाले केसेस में लोगे ना तो उस केसेस में स्ट्रॉन्ग वाले का कंसंट्रेशन को जो है आपको मेंशन नहीं करना है। ओके स्ट्रॉन्ग वाले का कंसंट्रेशन को मेंशन नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड में जो है आपने यहाँ पे क्या लिया है, PKA लिया है। ओके एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट केस में वीक बेस जब आपने लिया है तो यहाँ पे PKB लिया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट केस में जब आप लोगे वीक एसिड एंड वीक बेस तो यहाँ पे देखो आपने क्या लिया है, PKA एंड माइनस PKB लिया है। तो अब मैं आपको जो इसका ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान सुनना। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जो है आपने स्ट्रॉन्ग वाले लिया तो स्ट्रॉन्ग वाले में तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज आपने पीएच डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। अब नेक्स्ट केस क्या दिया हुआ है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जहाँ पे जो है अलग अलग आ गए, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वीक का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, तो उस केस में जो है आपको एक चीज़ याद रखना है, वहाँ पे लॉग ए वाला यहाँ पे लेना है, एक PKW वाला लेना है। ये दोनों तो आपको लेना ही है एंड दोनों को जो है क्या करना है 1/2 कर लेना है एंड PKW पहले लिख लेना है एंड यहाँ पे जो है लॉग ए ले लेना है। ओके ये दोनों चीज़ें तो आपको लिख लेनी है। अब यहाँ पे देखो वीक एसिड लिए हुए हैं या फिर वीक बेस लिए हुए हैं। अगर आप वीक एसिड लिए हुए हैं तो आप प्लस PKA लगा दो। अगर आपने वीक बेस लिया हुआ है तो PKA को यहाँ पे कन्वर्ट करके जो है PKB लगा दो एंड यहाँ पे जो है आप सिंपली जो है एक नेगेटिव साइन दे दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया हुआ है, लोग जो है यहाँ पे हमने ले लिया एंड यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आया हुआ है। ओके तो ये चीज़ को याद रखना। अब अगर दोनों ही वीक हो जाते हैं ना तो वीक के केसेस में क्या करना है आपको, मैंने जैसे बोला PKA जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड PKB जो होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 1/2 तो करना ही है, लेकिन 1/2 करने के बाद में जो है PKW प्लस PKA तो आपने लिया, लेकिन माइनस PKB जो है आपको दे देना है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जो है आप यहाँ पे हमेशा याद रखना। अब हम बात करने वाले सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये क्या होता है ना, जैसे मान लो एक HA दिया हुआ है, ये ब्रेक कर गया H प्लस एंड A माइनस में, तो यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन को हमने मान लिया S एंड S मान लिया। तो KSP क्या होता है ना, ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर, ये होता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। एंड इस केसेस में क्या होता है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का स्क्वायर होता है, तो ये S होता है आपका सोलिबिलिटी होता है। ओके ये होता है आपका सोल्यूबिलिटी होता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में आपको सोल्यूबिलिटी पूछता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देखिए। ओके तो ये याद रखना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आप कभी कभार आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो है मोलर सोलिबिलिटी के लिए जो है, जो मोलर सोलिबिलिटी होता है ना उसके लिए होता है N प्लस M रूट ऑफ जो है KSP डिवाइडेड बाय जो है N टू द पावर N इंटू M टू द पावर M होता है। ये आपका मोलर सोलिबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। ओके
तो ये याद रखना, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट साइड इंटू यहाँ पे एस, जो जितने मोल जो है प्रोडक्ट साइड होंगे इंटू जो आप एस से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे मोलर सोलिबिलिटी आ जाएगा। एंड आपका ये एक फॉर्मूला भी जो होता है आपका इस केसेस के लिए मोलर सोलिबिलिटी का। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है आप याद रखना, बिकॉज इससे जो आपको एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे, जो भी आपको यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह बताएं उसे ध्यान देना। एंड मिलते हैं इस तरह की शॉर्ट वीडियो साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।